सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं शिक्षक संदर्शिका के विषय में या टीचर्स गाइड के विषय में। इसके अलावा हम लोग इसके उद्देश्य को भी पढ़ेंगे, इसकी संरचना किस लिए की गई है और जो विद्यालय में समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाया जाता है उस टाइम टेबल के विषय में भी हम पढ़ेंगे। जितनी चीजें यहाँ पर आज आप पढ़ने वाले हो इसमें से मैक्सिमम चीजें आपको सारी पता है, लेकिन आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं। जब आप इन टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं शिक्षक संदर्शिका यानी कि टीचर्स गाइड के विषय में। टीचर्स गाइड क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है टीचर्स को और इससे क्या फायदा होता है, यानी कि इसमें उनके पढ़ाने में क्या फायदा होता है या उससे वह क्या अपनी स्किल को और बेहतर कर पाते हैं, यानी कि जो पढ़ाई की विधियां हैं उनको और अच्छा बना पाते हैं, या किस लिए यह शिक्षक संदर्शिका बनाई गई है। दोस्तों, एग्जाम में इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी पूछता है। शिक्षक संदर्शिका का प्रयोग किस लिए होता है, इसके अलावा लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में भी पूछता है। तो यह चाहे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो या फिर बहुविकल्पी क्वेश्चंस हो, सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है इस चैप्टर में, शिक्षक संदर्शिका। देखिए, कक्षा में अध्यापकों को दक्ष बनाने व आत्मविश्वास पूर्वक कक्षा शिक्षण करने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश ने सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो स्कूल होते हैं इन्हें हम कहते हैं परिषदीय स्कूल। परिषदीय स्कूल जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं, अपर प्राइमरी होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम परिषदीय स्कूल के नाम से जानते हैं। तो राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश ने सभी शिक्षकों के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ के द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी विषयों को, यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सभी के लिए, क्लास 1 में अगर 2 सब्जेक्ट है तो इन दोनों का अलग अलग संदर्शिका, क्लास 2 में, 3 में, 4 में, 5 में जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट का, यानी कि क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया गया है। यानी कि अगर कक्षा 5 में 5 किताबें हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो उन पांचों सब्जेक्ट के 5 शिक्षक संदर्शिकाएं होंगी। ठीक है, यानी कि जैसे आप लोगों ने कार्यपुस्तिका के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ा था, वैसे ही शिक्षक संदर्शिकाएं शिक्षकों को मिलती हैं। अब देखिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण देकर संदर्शिकाओं के प्रयोग की विधि बताई जाती है। इसमें पढ़ाने के लिए प्रबंधन का स्पष्ट विवरण दिया जाता है। तो दोस्तों, जो टीचर्स होते हैं इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है बीआरसी पर। तो बीआरसी पर इसके लिए ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से आप इन संदर्शिकाओं का स्कूल में प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ये संदर्शिकाएं सभी शिक्षकों को मिलती हैं और शिक्षकों को यह बताया जाता है कि किस तरीके से उनको स्कूल में जाकर के इसका प्रयोग करना है। उसके लिए ट्रेनिंग होती है 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, जितने में आप लोग बढ़िया से उसको बच्चों को समझा ले जाएं, बता ले जाएं। लगभग इतने दिन की ट्रेनिंग रखी जाती है। अब इसके बाद देखिए इसकी संरचना किस तरीके की होती है शिक्षक संदर्शिका की या टीचर्स गाइड की। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य वस्तु के उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियां, रोचक गतिविधियां, अवलोकन, भ्रमण, प्रयोग आदि का विवरण सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम कोई भी लेसन पढ़ाने जाते हैं, जो कि आप लोग 3 बार टीचिंग लग चुकी है आप लोगों की, आप लोग 4थे सेमेस्टर में हो, तो आप लोगों को ये बात पता होगी, कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो उसमें पूर्व ज्ञान, सबसे पहले बहुत सारी चीजें उसमें सबसे पहले आप देखते हो कि इस चैप्टर में बच्चों को क्या क्या चीजें पहले से पता होती हैं और इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। बहुत सारी चीजें होती है एक लेसन प्लान में। तो दोस्तों, यहाँ पर लेसन प्लान आपको सिर्फ इतना समझना है कि
जब हम किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। उस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा उसमें कौन सा काम आपको कब पढ़ाना है, कब आपको श्यामपट्ट कार्य करना है, कब आपको गृह कार्य देना है, इन सभी का विवरण होता है एक लेसन प्लान में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पाठ्य वस्तु को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर जितने भी चैप्टर, अगर कक्षा 3 की हिंदी की किताब है तो उस हिंदी की किताब में जितने चैप्टर होंगे उतने ही शिक्षक संदर्शिका में भी वही चैप्टर सेम होंगे। उसमें इस चैप्टर को कैसे पढ़ाना है, मान लीजिए लेसन 1 को शिक्षक पढ़ा रहे हैं किताब से, स्कूल की पाठ्य पुस्तक से, तो वह शिक्षक संदर्शिका में देख सकते हैं कि पाठ 1 को पढ़ाने की कौन कौन सी रोचक विधियां हैं। शिक्षक संदर्शिका में यही बताया जाता है कि कौन कौन सी रोचक विधियों से आप पाठ चैप्टर नंबर 1 या पार्ट 1 को कैसे आप बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसके उद्देश्यों को बच्चों को और कैसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बच्चों को पूर्व ज्ञान, आप जैसे आपने उस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने से पहले आपने बच्चों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, लेकिन जब आप शिक्षक संदर्शिका को देखेंगे तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप ये क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछ सकते हैं। तो आपने अपने दिमाग से तो 3 क्वेश्चन सोच लिए, लेकिन जब शिक्षक संदर्शिका को आप खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि बच्चों से कम 10 क्वेश्चन हम पूर्व ज्ञान से पूछ सकते थे। तो इस तरीके से जो शिक्षक संदर्शिका है या शिक्षक की मित्र भी आप इसको कह सकते हैं कि शिक्षक की बहुत मदद करती है पढ़ाने में, ठीक है, और विषय वस्तु को भी रोचक बनाने में। इसमें ये भी दिया गया रहता है कि आप इस विषय को कैसे कितने आसानी से पढ़ा सकते हैं। खासकर मैथ विषय को, जो गणित विषय होता है उसमें एक ही सवाल को हल करने के कई सारे तरीके बताए गए होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से जो शिक्षक संदर्शिका होती है या कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसमें बहुत तरीके की गतिविधियां दी गई होती है कि आप उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बच्चों से कई सारी गतिविधियां बच्चों से आप करवा सकते हैं या खुद भी उस गतिविधि में शामिल हो सकते हैं और कई तरीके से उस चैप्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं शिक्षक संदर्शिका की संरचना में। इसके साथ ही पाठ को पढ़ाने हेतु समय प्रबंधन का स्पष्ट विवरण दिया गया होता है। आपको पता है 1 घंटी 35 मिनट की होती है, तो 30 से 35 मिनट, आप 30 से 35 मिनट एवरेज टाइम ले लीजिए, कभी कभी 30 मिनट की, कभी 35 मिनट की। तो 35 आप मान लीजिए कि आपने 35 मिनट का आपको एक पीरियड मिला हुआ है, उसी में आपको 35 मिनट में ही सारी चीजें आपको क्लास में जाकर के करनी है। बच्चों को पढ़ाना भी है, क्वेश्चन आंसर भी लिखाना है, बच्चों से प्रश्न भी पूछना है, पूर्व ज्ञान उद्देश्य सारी बातें बतानी है। तो कैसे एक ही बेल में आप सारी चीजों को कर पाएंगे? तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। यह भी शिक्षक संदर्शिका में बताया जाता है कि कितने समय में आपको कौन सा अपना प्रकरण समाप्त कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर भी दिए गए होते हैं। तो जो बच्चों के चैप्टर्स, बच्चों के किताबों में जो चैप्टर दिए होते हैं, जैसे हिंदी में पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, तो सभी पाठों को पढ़ाने के बाद हर एक पाठ के पीछे कुछ प्रश्नोत्तर दिए होते हैं, जिसमें कुछ प्रश्न पूछे गए होते हैं। कहीं पर लिखा होता है मिलान करो, कहीं पर लिखा होता है रिक्त स्थान भरो, कहीं पर लिखा होता है खुद से करो। तो इन सभी का वहां पर आंसर दिया गया होता है शिक्षक संदर्शिका में, कि शिक्षक एक बार देख सकते हैं शिक्षक संदर्शिका में कि क्या उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर, जैसा आंसर होना चाहिए बिल्कुल उन्होंने वैसा ही आंसर बच्चों को लिखवाया है, या और कितने बेहतर तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के। तो इस तरीके से इसमें अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए होते हैं शिक्षक संदर्शिका में। इसके बाद देखिए सभी शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत सभी शिक्षण युक्तियों, सावधानियां स्वयं करके सीखने का उल्लेख भी किया गया है। यानी कि जो शिक्षक संदर्शिका होती है इसमें सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत बहुत सारी शिक्षण युक्तियों के बारे में, यानी कि टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया गया होता है। स्वयं करके सीखने की बात भी बताई गई होती है। तो जो शिक्षक संदर्शिका होती है यह एक शिक्षक के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है, कि एक शिक्षक अपनी स्किल को और निखार सकता है, यानी कि अपनी शिक्षण शैली में और बदलाव कर सकता है। एक ही चैप्टर को पढ़ाने के उसको 10 तरीके मिल जाते हैं बच्चों को समझाने के, और कैसे वह रुचिपूर्ण तरीके से खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी मिलती है। तो शिक्षक संदर्शिका कितनी महत्वपूर्ण है आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए शिक्षक संदर्शिका के उद्देश्य। तो मूल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठों को शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी व प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक संदर्शिका की रचना की गई है, जिससे बच्चों के भाषा कौशल में यथोचित व अपेक्षित विकास हो सके। यानी कि शिक्षक जब शिक्षक संदर्शिका की मदद लेंगे तो वो क्या होगा, उससे वह उस जो भी चैप्टर या जो भी पाठ वह पढ़ा रहे हैं
उस पाठ को और रोचक तरीके से पढ़ाएंगे, रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाएंगे, तो बच्चे उस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इससे बच्चों के अंदर भाषा कौशल का भी विकास होगा। इसके बाद देखिए, शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियां, रोचक गतिविधियों, अवलोकन, भ्रमण एवं प्रयोग आदि का विवरण किया गया है। तो शिक्षक संदर्शिकाओं में इन सभी का विवरण किया गया है, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि यही सब उद्देश्य है कि इन सभी चीजों का जब हम समझ लेंगे, जो एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी प्रयुक्त सामग्रियां हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां हमारे पास होनी चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी रोचक गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से हम उस चैप्टर को या उस पाठ को आसान बना सकते हैं। अवलोकन, भ्रमण के माध्यम से भी बच्चों को कैसे हम पेड़ पौधों की पत्तियों के बारे में, इसके अलावा पशु पक्षियों के बारे में हम बता सकते हैं। तो इन सभी की जानकारी इन शिक्षक संदर्शिकाओं में दिया होता है। इसके बाद देखिए, इसमें विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी शिक्षण विधि के सरल प्रयोग, रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया वर्णित होती है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व रुचिकर बनाया जा सकता है। इसमें सभी कक्षाओं के लिए यानी कि अलग अलग कक्षाओं के लिए उपयोगी शिक्षण विधि के सरल प्रयोग और रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया वर्णित होती है। तो इसमें हर एक चैप्टर को बहुत ही आसान बना करके प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि शिक्षक को उसे पढ़ाने में भी आसानी हो और बच्चों को उस चैप्टर को समझने में भी आसानी हो, बच्चे बिल्कुल बोर ना हो जब वो उस चैप्टर को पढ़ें। तो इस तरीके से शिक्षक संदर्शिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि एक शिक्षक जो भी चैप्टर पढ़ा रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाना तभी सफल होता है जब विद्यार्थियों को उसकी पढ़ाए गए चैप्टर्स, उसका पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट समझ में आता है। तो समझ में तभी आता है जब शिक्षक उस चैप्टर को रुचिपूर्ण तरीके से, खेल विधि से या अन्य गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाता है, जिससे बच्चे आसानी से उस चैप्टर को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक शिक्षक अगर अपने अंदर स्किल डेवलप करता है, अपनी योग्यता में और वृद्धि करता है, तो सबसे अधिक लाभ उसके शिष्यों को या उन बच्चों को होता है जिनको शिक्षक पढ़ाते हैं। और शिक्षक संदर्शिका इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों, अब यहाँ पर इसके बाद हम सीखने वाले हैं समय प्रबंधन। विद्यालय में समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। स्कूल में टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है, ये आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। आप सभी लोग स्कूल में पढ़ के आए हैं और अब आप लोग पढ़ाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि आप सभी लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग जो पढ़ाई की दुनिया है उससे निकलने वाले हैं और अब धीरे धीरे आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने प्रवेश कर ही लिया है, बस ऑफिशियल प्रवेश होना बाकी है। बाकी आप लोग ट्रेनिंग तो ले ही रहे हैं, 3 बार आप लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है, आप लोग शिक्षक तो बन ही चुके हैं, लेकिन बस ऑफिशियली शिक्षक बनना बाकी रह गया है। वो भी बहुत जल्द आप लोग बन जाएंगे, आप लोग की डिप्लोमा की डिग्री आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग भी ऑफिशियली शिक्षक कहलाएंगे। बाकी शिक्षक तो आप सभी लोग हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग भी उस जगह पर जाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, 8-8 घंटियां होती थी। आप सभी लोगों ने जिस स्कूल में पढ़ा है सब में यही रूल रहा होगा। और जो 8 घंटियां होती थी उसमें ये डिसाइड रहता था कि फर्स्ट क्लास में यानी कि फर्स्ट बेल किसकी होगी, इंग्लिश की होगी, मैथ की होगी, साइंस की होगी। मेनली जो फर्स्ट बेल होती थी वो मैथ की होती थी या साइंस की होती थी, क्योंकि सुबह सुबह जब हम जाते हैं स्कूल में तो जो बेल होती है यानी कि 1 2 3 ये तो बहुत आसानी से बीतती है, यानी कि इसमें हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो सुबह सुबह हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनको हम आसानी से सीख पाते हैं, यानी कि जिनको सीखने के लिए हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो यही चीज हमें प्राइमरी स्कूल में भी अप्लाई करनी है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, जो समय प्रबंधन है, उन 8 घंटियों को हमें किस तरीके से व्यवस्थित करना है कि बच्चों के लिए कौन सा सब्जेक्ट कब सही है, क्लास 1 के बच्चे के लिए, क्लास 2 के बच्चे के लिए कौन सा घंटी किसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इसको विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बच्चे 6 घंटे के लिए स्कूल आते हैं, तो इस 6 घंटे में सिर्फ और सिर्फ बच्चे को पढ़ाना ही नहीं है, आपको ये भी आपको याद रखना है,
पूरे टाइम केवल पढ़ाना ही नहीं, बच्चे को खेलने का भी टाइम देना है, बच्चे को खाना खाने का भी टाइम देना है, बच्चे को पुस्तक पढ़ने का भी टाइम देना है, और जो बच्चों की हॉबीज हैं उनको भी आपको देखना है, कौन सा बच्चा कौन सी हॉबी है, किस बच्चे के अंदर कौन सा बच्चा गाने में अच्छा है, कौन सा बच्चा डांस अच्छा कर लेता है। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चों का संपूर्ण विकास होता है या चौमुखी विकास होता है हम कह सकते हैं। तो इसलिए हमें सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सभी एक्टिविटीज करानी होती हैं सिर्फ 6 घंटे के अंदर। तो अगर इस 6 घंटे को हम सही से मैनेज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है या जो बच्चा सीखने आया है उसकी सीख अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन में समय का प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। सिर्फ यहाँ पर तो स्कूल की ही बात हो रही है, लेकिन हमारे खुद के जीवन में कितना टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम कितना समय पढ़ते हैं, कितना समय सोशल मीडिया पर देते हैं, कितना समय घर के कामों में देते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में खुद है जिनको हमें खुद पहले हम जब खुद मैनेज रहेंगे तभी हम दूसरी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो पहले खुद को मैनेज करना, अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। एक प्रधानाध्यापक को योग्य होना क्यों कहा जाता है? एक प्रधानाध्यापक जब खुद योग्य होगा तभी वह इतने सारे टीचर्स को संभाल पाएगा और उनसे सही काम ले पाएगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जीवन में बहुत जरूरी होता है, और जिसने टाइम की कदर की है ना, वह जीवन में बहुत बहुत आगे जाता है। आज आप समय को बर्बाद करोगे तो कल समय आपको बर्बाद करेगा निश्चित रूप से। तो समय बहुत कीमती है और समय से कीमती दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए समय प्रबंधन विद्यालय में बहुत जरूरी होता है। तो आज अब पूरा हम समय प्रबंधन के विषय में ही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अब यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समय सारणी का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, विद्यालय समय सारणी विद्यालय का एक आवश्यक अंग होती है। यह एक दर्पण के समान होती है जिसके माध्यम से विद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है। यानी कि जो समय प्रबंधन होता है या जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसमें स्कूल में जो समय सारणी होती है उसके माध्यम से हम विद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में हम जानकारी हासिल कर पाते हैं कि कब कौन से क्लास में कौन सा सब्जेक्ट, किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा होगा। ठीक है। तो समय सारणी विभिन्न कक्षाओं, गतिविधियों व विषयों में प्रतिदिन समय विभाजन की योजना ही क्या होती है, समय सारणी कहलाती है। और यह विद्यालय के निम्नलिखित दैनिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। तो समय सारणी आप सभी लोग स्कूल में पढ़ के आए हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से यह कितनी मदद करती है स्कूलों में। क्योंकि अगर टीचर को यही नहीं क्लियर रहेगा कि इस बेल नंबर 2 यानी कि घंटी नंबर 2 है और हमें किस या जो पीरियड नंबर 2 है उसमें हमें किस क्लास में क्या पढ़ाने जाना, जब शिक्षक को पता ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए जब समय सारणी बनी होती है, हर शिक्षक को पता होता है कि उसे अब किस क्लास में पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, यह विद्यालय कार्य का समय है। प्रत्येक शिक्षक पर शिक्षण भार होता है क्योंकि हर एक शिक्षक अपने सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रवीण होता है, और वह कोशिश करता है कि उसको जिस सब्जेक्ट में वह प्रवीण है या जो भी सब्जेक्ट उसे बढ़िया से आता है उससे उसी सब्जेक्ट को पढ़वाया जाए। फिर विभिन्न पदों पर कार्य हेतु दिया जाने वाला समय और प्रत्येक शिक्षण घंटे की अवधि। तो इस तरीके से इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, आप समय सारणी की परिभाषा है श्री गैंड एवं शर्मा के अनुसार समय तालिका को विद्यालय की घड़ी कहा है। किसने? श्री गैंड एंड शर्मा के अनुसार समय तालिका को विद्यालय की घड़ी कहा गया है। अगर किसी ने पूछ लिया है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि समय तालिका को विद्यालय की घड़ी किसने कहा है, तो श्री गैंड एंड शर्मा के अनुसार यह कहा गया है जो अन्य अवकाश प्रतिदिन के घंटे जिसमें विषयों को पढ़ाया जाता है, विभिन्न कक्षाओं में की जाने वाली क्रियाओं के प्रकार, उपस्थिति लेने के लिए एकत्रित होने का समय, विश्राम एवं छुट्टी को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो समय सारणी होती है इसमें कौन सी कक्षा में टीचर को कब जाना है यह पता चलता है। इसके अलावा कौन सी बेल में बच्चों का अटेंडेंस लेना है, कब सभी लोगों को एकत्रित होने का कब समय होता है प्रार्थना स्थल पर, और कब विश्राम करने का समय होता है। क्योंकि शिक्षक अगर 8 बेल है स्कूल में तो कम से कम वह 6 बेल तो पढ़ाते ही हैं और 2 बेल उनको खाली मिलती है जिसमें वो अलग अलग क्लासेस की कॉपियां चेक करते हैं, जो उन्होंने टेस्ट लिया होता है उनकी कॉपियां चेक करते हैं, या बच्चों से रिलेटेड ही कोई ना कोई काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, इसके बाद
श्री एस के कोचर के अनुसार विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों क्रियाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है उसे समय सारणी कहते हैं। यह श्री एस के कोचर के अनुसार है। फिर डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है। क्या है? स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं एवं उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। तो समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग होता है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं एवं उसके विभिन्न कार्यक्रमों को क्या करता है? संचालित करता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि समय सारणी क्या होती है? स्कूल का स्पार्क प्लग होती है। ये किसने कहा है? डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार ये कहा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, जब मैं टेस्ट लूंगी यानी कि जब मैं टेस्ट बनाऊंगी तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए बता दे रही हूँ अभी से मैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए समय सारणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। विद्यालय का कार्य मात्र बालकों को पुस्तकीय ज्ञान उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसलिए विद्यालय की प्रगति को केवल परीक्षा परिणामों के आधार पर नहीं जांचा जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए विद्यालय के विभिन्न पहलुओं की जांच करना भी आवश्यक है। तो दोस्तों जो विद्यालय होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि बच्चा यहाँ आकर के खाली किताबी ज्ञान नहीं लेता है, बल्कि यहाँ पर उसका क्या होता है? संपूर्ण विकास होता है। तो इसलिए जो विद्यालय होता है इसको सिर्फ आप परिणामों से मत आंकिए कि इस स्कूल में इतने सारे बच्चे जिले में टॉप किए तो ये स्कूल ही सबसे अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्कूल तभी अच्छा कहलाएगा जब वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देगा, उन्हें रहने का, चलने का, सही से बोलने का, लोगों से सही से व्यवहार करने का, सहयोग की भावना, ईमानदारी की भावना, यह भी जब एक टीचर या यह भी एक विद्यालय जब बच्चों को सिखाता है तो वही विद्यालय अच्छा कहलाता है। क्योंकि हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। विद्यालय में जाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें एक नौकरी लेनी है। एज ए टीचर हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस तरीके से स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चे को हर चीज समझ में आए। वह भावी नागरिक बनेगा कहीं ना कहीं आगे चल करके, तो उसे छोटी छोटी चीजें हम बताएं जीवन की जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि बच्चा स्कूल में आया है तो केवल किताबी कीड़ा बन करके ना रहे, बल्कि वह यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख करके जाए। जब वो स्कूल से निकले तो उसे कभी ना कभी ये प्राउड फील हो कि मैंने इस स्कूल से स्टडी की थी या इस स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी और मैंने जीवन में बहुत कुछ इस स्कूल से सीखा। तो आप लोगों ने भी जहां जहां जिस भी स्कूल से पढ़ाई की होगी, आपको ऐसा नहीं कि वो स्कूल भूल गया होगा, वो टीचर्स भूल गए होंगे, सारी चीजें आपको सारे टीचर्स याद होंगे और भी बहुत सारी चीजें याद होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा समय सारणी या क्लास टाइम टेबल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया कि समय सारणी निम्न प्रकार की हो सकती है, यानी कि विभिन्न प्रकार की समय सारणियां स्कूल में हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्लास टाइम टेबल यहाँ पर है, यानी कि क्लास टाइम टेबल का मतलब यही है कि क्लास टाइम टेबल अक्सर आप देखते हो कि आपकी क्लास में क्लास का टाइम टेबल लगा होता है, टाइम टेबल लगा होता है। आप जान जाते हो कि कौन सी घंटी अब किसकी आने वाली है, यानी कि किस घंटी में मैथ पढ़ाने वाले सर आने वाले हैं, किस घंटी में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सर आने वाले हैं, या किस घंटी में हिंदी पढ़ाने वाले सर आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन से सर या कौन सी मैम आ रही हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो आप उसी के अनुसार एक्साइटेड रहते हो। अगर आपके मन का सब्जेक्ट होता है तो आप बिल्कुल एक्साइटेड रहते हो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे मन का नहीं, तो कहीं ना कहीं आप उतने खुश नहीं होते हो जितना खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके मन का वो सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि अगर 8 सब्जेक्ट है तो 8 के 8 आपको अच्छे ही लगते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहीं ना कहीं 2 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, या 2 से 4 टीचर ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी पढ़ाई हुई चीजें हमें समझ में आती हैं। तो ऐसा होता है, सारे बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लास टाइम टेबल। तो क्लास टाइम टेबल कैसे बनता है, अभी मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक क्लास का स्पेशली होता है और इसमें सारी बातें मेंशन होती हैं। तो चलिए देखते हैं। जो समय सारणी प्रत्येक कक्षा से संबंधित होती है, यानी कि हर एक क्लास की अलग अलग होती है तथा उसमें श्रेणी विभाग को भी दृष्टि में रखा जाता है, उसे कक्षा समय सारणी कहते हैं। इसमें प्रत्येक शिक्षक द्वारा अध्यापित किए जाने वाले विषयों का ब्यौरा निहित होता है। किस टीचर की एक बेल है वह भी वहां पर लिखा होता है इस समय सारणी में। अब देखिए इस समय सारणी में समय समय पर होने वाले अवकाशों का विवरण भी होता है। इन सबके साथ साथ पढ़ाए जाने वाले विषयों, मध्यांतर, खेलों एवं पाठ्येतर क्रियाओं का भी उल्लेख
होता है, यानी कि कौन से पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, इसके बाद कब पुस्तकालय का पीरियड आएगा, कब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पीरियड आएगा, सारी चीजें मेंशन होती हैं इस समय सारणी या इस क्लास टाइम टेबल में। ठीक है, तो प्रत्येक कक्षा में इसकी एक एक प्रति क्या होती है, सुरक्षित रखी जाती है। तो इसके बाद देखिए शिक्षक संबंधी समय सारणी, ये टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए सुविधा के लिए सभी शिक्षकों की सामूहिक समय सारणी भी तैयार की जाती है, इसी के द्वारा प्रधानाचार्य शिक्षकों के कार्यों की जांच करते हैं। तो ये शिक्षक संबंधी समय सारणी है, इसमें शिक्षकों का टाइम टेबल बना होता है कि कौन सा टीचर किस क्लास में जाकर के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए खेल संबंधी समय सारणी, तो गेम्स स्कूल में कब कब होने हैं, यानी कि हर एक मंथ में डेट डिसाइड होते हैं कि इस डेट में पर्टिकुलर इस क्लास के बच्चों को ये खेल खेलने को मिलेगा, कि ये प्रतियोगिताएं होंगी, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं जिला लेवल पर होंगी, कहाँ कहाँ बच्चों को कब लेकर के जाना है। एक खेल के टीचर या एक पीटी के टीचर होते हैं स्कूल में, जो बच्चों को समय समय पर ले करके जाते हैं और उन्हें प्रतियोगिता में विजय दिला करके लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से जो पीटी के शिक्षक होते हैं या खेल के शिक्षक होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बच्चों के जीवन में। इसके बाद देखिए अवकाश निर्देश युक्त समय सारणी या वैकेंट पीरियड्स टाइम टेबल, तो इस समय सारणी में शिक्षकों के खाली कालांश का ब्यौरा होता है। प्रधानाध्यापक के लिए यह सारणी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसे यदि कोई शिक्षक छुट्टी पर होता है तो उस शिक्षक की जगह पर उन शिक्षकों में से किसी को भेज दिया जाता है कक्षा में जिसका वह कालांश खाली होता है। यहाँ पर ये जो टाइम टेबल होता है अवकाश निर्देश युक्त समय सारणी, इसमें ये बताया गया होता है कि कौन से टीचर का कौन सा पीरियड खाली है कब, यानी कि जैसे अगर एक टीचर को 6 बेल मिले हुए हैं तो 2 बेल खाली है। अब 2 बेल खाली है, वो चौथी खाली है, 5वीं खाली है, 6वीं खाली है, ये नहीं पता है। लेकिन जो प्रधानाध्यापक है वह जैसे ही देखते हैं कि यह शिक्षक जिस शिक्षक को आज इस क्लास में होना चाहिए था, मान लीजिए कक्षा 5 में पीरियड नंबर 6 में एक टीचर को जाना था लेकिन वह अब्सेंट है, तो अब्सेंट वो है, तो जिस टीचर का पीरियड नंबर 6 खाली रहा होगा उस टीचर को वहां पर क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो इस तरीके से जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनके पास ये समय सारणी रखी होती है कि कौन से टीचर का कौन सा बेल कब खाली होता है, ताकि वह आसानी से उस बेल में किसी भी टीचर को भेज दें और उस बेल में बिल्कुल बच्चे शोर ना करने पाए। मेनली इसीलिए टीचर्स को भेजा जाता है कि शोर ना हो कक्षा में। फिर देखिए गृह कार्य संबंधी समय सारणी होमवर्क टाइम टेबल, तो शिक्षा का अनिवार्य अंग गृह कार्य संबंधी सारणी है। यह शिक्षकों को छात्रों ने कितना सीखा इस बात का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। गृह कार्य डायरी पर प्रत्येक दिन कक्षा अध्यापक और अभिभावकों का हस्ताक्षर करवाना होता है। ये तो सभी लोगों को पता होगा और बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने किया भी होगा। हर दिन डायरी पर गृह कार्य यानी कि होमवर्क लिखो, फिर उस होमवर्क पर मम्मी पापा की साइन करवा के लेकर के फिर स्कूल में दूसरे दिन टीचर को दिखाओ। अब समय सारणी का क्या महत्व है, तो समय सारणी के द्वारा विद्यालय कार्य सुचारू रूप से चलता है। सभी बच्चों को पता होता है कि किस क्लास में किस पीरियड में कौन से टीचर आने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी कॉपी किताब को निकाल के तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर छात्रों का अध्ययन के प्रति उत्साह बना रहता है। उत्साह भी मैंने आपको बताया ना, जैसे ही आपको पता होता है कि हाँ साइंस वाले सर आने वाले हैं या साइंस वाली मैम आने वाली है और साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप कॉपी किताब निकाल के बिल्कुल वेट करोगे कि बस पीरियड आ गया, हमको पढ़ना है और ये क्लास हमको बहुत अच्छी लगती है। तो ये उत्साह इसीलिए बना रहता है कि हाँ चलो ये पीरियड खत्म हुआ, दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ। तो ये जो घंटियां होती हैं कहीं ना कहीं इसमें बच्चे दिन भर एक्साइटेड रहते हैं पढ़ने के लिए। इसके बाद देखिए समय तथा ऊर्जा की बचत होती है। प्रत्येक विषय एवं क्रिया पर यथेष्ट ध्यान दिया जाता है। फिर है विद्यालय जीवन में व्यवस्था तथा अनुशासन बनाए रखना। और फिर इसके बाद दोस्तों है समय सारणी में क्या क्या बातें हमें ध्यान देनी होती हैं। तो देखिए शिक्षकों की योग्यता और रुचि के अनुसार विषयों के शिक्षण पर का अवसर प्राप्त हो। इसके बारे में मैंने पहले ही बात की आपसे, अगर कोई शिक्षक मैथ अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे मैथ ही पढ़वाया जाए, उससे हिंदी ना पढ़वाया जाए, क्योंकि जो टीचर जिस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा रहा है वह क्लास में जाकर के उसको बेहतर पढ़ा करके आएगा बच्चों को। तो इस बात का ध्यान एक प्रधानाध्यापक को रखना चाहिए कि जो टीचर जिस काबिल है या जिस योग्य है उसको वही सब्जेक्ट दिया जाए। फिर है शिक्षकों के कार्य के घंटे एवं विश्राम के घंटे लगातार नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया दोस्तों कि लगातार 4 बेल किसी टीचर ने पढ़ाई, उसके बाद फिर आपने लगातार उसको 2 बेल रेस्ट दीजिए, तो ऐसा ना किया जाए। जब 2 बेल कोई टीचर पढ़ा ले तो उसके बाद 1 बेल उसको रेस्ट दिया जाए। इस तरीके से
टीचर थोड़ा सा विश्राम करने को भी पा जाएंगे और अगली कक्षा में फ्रेश मूड से जाएंगे। फिर है समय सारणी बनाते समय शिक्षा विभाग के विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। तो शिक्षा विभाग के नियमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। फिर है खेलने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उचित समय विभाजन होना चाहिए। तो सभी चीजों के लिए बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, भी मैंने इसकी बात की है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी सीखने का अवसर मिलना चाहिए, बच्चों को पुस्तकों को भी पढ़ने का अवसर देना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को सभी विषयों में बराबर अवसर देना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में कोई बच्चा अच्छा है उसमें उसे और निखारने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक को। अगर बच्चा खेल में अच्छा तो उसे खेल में भी मोटिवेट करना चाहिए। बच्चा अगर गाने में अच्छा है तो गाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। बच्चा अगर डांस अच्छा कर लेता है तो डांस के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए। तो इस तरीके से जो समय सारणी होती है यह कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एक स्कूल में, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। सिर्फ स्कूल ही नहीं, जीवन में हमेशा टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हमने समय की कीमत समझ ली तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि समय से कीमती कुछ नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने शिक्षक संदर्शिका और समय सारणी के विषय में आज की इस पूरी वीडियो में पढ़ लिया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहे दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर बस क्लिक करेंगे और आसानी से आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आप सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए और हम आपका मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को उसको जरूर शेयर करेंगे, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर छोड़ के जाइएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।